प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारी क्लास 6 चैप्टर 7 कोशिका के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना, इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों, कोशिका क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में हमारा जो मकान बना हुआ है उसको बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। इसी तरह किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक जो इकाई है वह कोशिका है। यानी जिस प्रकार ईंटों से मिलकर दीवार बनती है उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर शरीर बनता है। यानी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं और फिर उससे शरीर बनता है। कई जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पूरे सजीव का शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। सरल जीवों का शरीर कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जटिल जीव जो होते हैं उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका के बारे में शुरुआती जो जानकारी प्राप्त हुई, सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा। यानी कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और फिर उससे कोशिकाओं को देखा, विस्तृत उसका अध्ययन किया। दो वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक मैथियस स्लीडेन और थियोडोर श्वान, स्लीडन और श्वान दो जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है। यानी शरीर की संरचना कोशिकाओं से ही होती है। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व की कोशिकाओं से ही होती है। यानी कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई से क्या मतलब है कि उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो कोशिका में होती है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। कोशिका के कोशिकांग हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी प्रकार गोल्जी बॉडी में और अंतःद्रव्य जालिका के अंदर विभिन्न हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्त्रवण, सीक्रेशन होता है। तो कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। इसके अतिरिक्त कोशिका के गुणसूत्र में, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर जीन होते हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी किसी भी सजीव के जो गुण होते हैं उनका निर्धारण कौन करते हैं? जीन करते हैं। और ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में। तो इस प्रकार कोशिका सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण भी करती है। तो हम ये भी कहते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की आनुवंशिक इकाई है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है। नई कोशिका का जन्म पूर्व कोशिका से होता है। कोशिका सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई है और कोशिका सजीवों के शरीर की आनुवंशिक इकाई है। यानी लक्षणों को, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की इकाई भी है। तो ये हमने जाना भी कि कोशिका क्या है। कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात ये करते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या हम कोशिका को देख सकते हैं? नहीं। कोशिका को हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से
नहीं देख सकते, जो बड़ी कोशिकाएं हैं उनको छोड़कर। सामान्यतः जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो कोशिकाएं फिर जैसे हमने सजीवों को दो तरह से बांट रखा है, सजीव जंतु भी हैं और पादप भी हैं। तो पादपों की और जंतुओं की कोशिका में कुछ डिफरेंस होता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पादप कोशिका को हम कैसे देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पास नीम की ये एक डाली है, ये पादप है, और इसका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका को। तो इसमें हम कोशिका को देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास ये प्याज रखा है, ये भी पादप का ही भाग है, और इसका शरीर भी किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आज हम 2 स्लाइड्स बनाएंगे जिसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, प्याज की झिल्ली को देखेंगे, और नीम की डाली का जो ये ट्रांसफ़र सेक्शन होता है, यानी इसकी जो काट होती है, उसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये जो पादप भाग दिखाई दे रहा है, इसकी एक गोल वर्ताकार स्लाइस इस प्रकार अपन काटेंगे और इसको इस प्रकार पानी में डालेंगे। फिर हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सैफरेनिन डालेंगे। सैफरेनिन डालने से पहले ये भी बता दें कि ये प्याज की झिल्ली को भी हम काटेंगे, और इसकी झिल्ली से भी हम झिल्ली में भी कोशिकाओं को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस प्रकार इसको अलग किया, और निचली सतह से इसके यहाँ पर इस तरह झिल्ली अलग होती है। इस प्रकार हमने पादप भाग को इसमें डालने के बाद में सैफरेनिन इसमें डाला है ताकि हम उसको स्टेन कर सकें। अब हमारे पास 2 स्लाइड हैं। एक स्लाइड के ऊपर हम जो नीम की हमारी डाली थी उसके भाग को यहाँ रख रहे हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और दूसरे भाग पर हम प्याज की झिल्ली को रखेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्लाइड में प्याज की झिल्ली को लगाकर, और इस माइक्रोस्कोप से हम अब उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं हमें आयताकार कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए किस प्रकार से हम इसमें आयताकार कोशिकाओं को देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार आप स्पष्ट रूप से आयताकार कोशिकाओं को देख पा रहे हैं, और उसके भीतर एक गहरे कलर के बिंदु को भी देख पा रहे हैं। ये केंद्रक है। आप देख रहे हैं आयताकार कोशिकाएं आपस में किस प्रकार एक दूसरे से जुड़कर उस पतली झिल्ली का निर्माण कर रही हैं। तो इतनी पतली झिल्ली के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। दूसरा जो हमारा नीम की डाली का वर्ताकार ट्रांसफ़र सेक्शन था, उसको हमने माइक्रोस्कोप में इस प्रकार फिट किया है, व्यवस्थित किया, और अब हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर सा एक चित्र हमें दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, यहाँ तक कि इसके किनारे पर जो रोम होते हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और कोशिकाएं जो है वो अलग अलग प्रकार की दिखाई हमें दे रही हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई दे रही हैं। ये कोशिकाओं की परत हमें इस प्रकार इसमें दिखाई दे रही है। देखिए किस प्रकार अलग अलग तरह की कोशिकाएं इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। उस गोल घेरे का भी, वर्ताकार घेरे का भी बहुत छोटा सा भाग ही हम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर असंख्य कोशिकाएं हैं, जिसे अभी हमारे लिए गिनना मुश्किल है। तो इस प्रकार हमने प्याज की झिल्ली में और नीम की जो डाली होती है उसके एक वर्ताकार सेक्शन में कोशिकाओं को देखा। आपने देखा कि कोशिकाओं के आकार में भिन्नता होती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आयताकार दिख रही थी, और नीम की डाली का जो सेक्शन हमने काटा था उसकी कोशिकाएं हमें गोलाकार दिखाई दे रही थी, और उसमें भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं थी। जब हम बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या की, तो कई सजीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ये एक ही कोशिका पूरे शरीर के सभी कार्यों को संभालती है, यानी एक ही कोशिका से पूरा शरीर होता है, सभी कार्य उसी कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं। जैसे जैसे जीवों में जटिलता आती जाती है, वैसे वैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और सभी पूरे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती,
अनेकों प्रकार की कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं और विभिन्न प्रकार के अंगतंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम जंतु कोशिका के चित्र से कोशिका की संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। कोशिका की सबसे बाहरी परत जो घेरा है, इसे हम जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की विशेषता ये है कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी अपने में से कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को आने नहीं देती। जैसे जल को ये अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, जल में घुलित जो खनिज होते हैं उनको आने देती है, जाने देती है, लेकिन अन्य पदार्थ जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको ये आने नहीं देती। यानी चयनात्मक पारगम्य है, किन्हीं पदार्थों को आने देती है, किन्हीं पदार्थों को नहीं आने देती। साथ ही इसकी जो कार्य है वो ये भी है कि ये कोशिका की एक सीमा का निर्धारण करती है, यानी हमें पता चलता है कि ये कोशिका है, यानी उसकी आकृति को, उसके आकार को निर्धारित करती है। साथ ही समीपवर्ती कोशिकाओं से इसके संबंध जो है उसको जोड़ने का कार्य भी ये कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। कोशिका झिल्ली के बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक दोहरी झिल्ली का एक कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली का मतलब इसकी जो झिल्ली होती है ये डबल होती है, इस तरह 2 स्तरीय परत की बनी होती है। और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। यहाँ पर अपन बात करें, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली, इसके बीच का जो भाग है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला लिया जाता है तो हम उसे कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे कि कोशिका झिल्ली समेत कोशिका का संपूर्ण भाग, यानी जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली भी शामिल है, कोशिका द्रव्य भी शामिल है और केंद्रक द्रव्य भी शामिल है। तो कोशिका झिल्ली समेत कोशिका का संपूर्ण जीवित भाग जो है वो जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य क्या है कि केंद्रक झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के भीतर इस क्षेत्र में जितना भी पदार्थ भरा हुआ है ये सब कहलाता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक झिल्ली से आवृत जो पदार्थ है वह कहलाता है केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक द्रव्य। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहले कि केंद्रक की बनावट क्या है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहलाता है। और इसकी झिल्ली के बारे में हमने बात कर ली, ये दोहरी झिल्ली का एक कोशिकांग है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में एक तो होती है केंद्रिका, इसकी खोज फॉन्टेना नामक वैज्ञानिक ने की। इसके अतिरिक्त केंद्रक में जाल नुमा पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ये हो गई केंद्रक झिल्ली। ये हो गया केंद्रक। अब देखिए, केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र हमें सामान्य अवस्था में देखने को नहीं मिलती है। कोशिका विभाजन की अवस्था में ये क्रोमेटिन जो है ये धागेनुमा संरचनाओं में बदल जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और सभी सजीवों में
किस विशिष्ट जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या रहती है, निर्धारित रहती है, फिक्स रहती है। तो ये केंद्रक की सामान्य जानकारी है कि केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये जंतु कोशिका में लगभग मध्य भाग में पाया जाता है। ये दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि ये वर्ताकार है, ये वर्ताकार नहीं होता। कोशिका गोल होती है तो ये भी क्या होता है, अंदर गोले की तरह होता है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो है अंतःद्रव्य जालिका। ये केंद्रक से इस प्रकार जुड़ी रहती है। अंतःद्रव्य जालिका 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसका चित्र बनाएं तो अंतःद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। ये 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी, नलिकाएं और आशय। 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी आप देख रहे हैं इस तरह लंबी संरचनाएं होती है, आशय छोटे होते हैं और जो नलिकाएं होती है उनका आकार अनियमित रहता है। ये सिस्टर्नी आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी रहती है। तो अंतःद्रव्य जालिका जो है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज का श्रेय 3 वैज्ञानिक पॉटर, क्लॉडे और फुलमान को जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली और खुरदरी सतह वाली। खुरदरी सतह वाली अंतःद्रव्य जालिका पर क्या होता है, राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं जिनके कारण इनकी सतह क्या दिखाई देती है, खुरदरी दिखाई देती है। और चिकनी सतह वाली अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर ये राइबोसोम्स के कण नहीं होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका के कार्य क्या हैं, अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चिकनी सतह वाली खुरदरी सतह वाली जो अंतःद्रव्य जालिका है ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होने के बाद में उस प्रोटीन को ये जो नलिकाएं हैं, सिस्टर्नीज हैं, इसके अंदर वो चला जाता है। उसके बाद उसकी पैकिंग का कार्य गोल्जी बॉडी करता है, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो अंतःद्रव्य जालिका पर हमने अभी बात की कि खुरदरी सतह वाली सतह जो होती है वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। चिकनी सतह वाली जो अंतःद्रव्य जालिका है वहाँ पर फैट संश्लेषण यानी वसा का संश्लेषण होता है। और इनकी खोज का श्रेय जो है अभी हमने बात की थी पॉटर, क्लॉडे और फुलम को जाता है। इन्होंने इसकी खोज की है। इसके साथ ही जो अंतःद्रव्य जालिका है ये कोशिका का एक स्केलेटन यानी उसको मजबूती देने का भी कार्य करती है, यानी उसको बलकृत दृढ़ता प्रदान करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको देने का कार्य करती है। इसके बाद हम गोल्जी बॉडी पर बात करेंगे। तो जहाँ पे अंतःद्रव्य जालिका होती है उसी के साथ में एक और कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। डिक्टियोसोम्स आपस में जुड़कर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना यहाँ पहले हम बना लेते हैं। किस प्रकार होती है कि इसके अंदर इस प्रकार सिस्टर्नीज पाई जाती हैं। ये इस प्रकार एक समांतर रूप में एक दूसरे के साथ में जुड़ी रहती हैं। तो ये बड़ी बड़ी लंबी सिस्टर्नीज पाई जाती हैं और इसमें कुछ छोटे आशय होते हैं यानी स्मॉल वेसिकल्स होती है जो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, और कुछ बड़े वैक्यूल्स भी रहते हैं, बड़े आशय भी रहते हैं। तो इस प्रकार गोल्जी बॉडी की संरचना होती है। इसकी खोज साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने की। इसका क्या कार्य है
कि यहाँ पर अंत्यद्रव्य जालिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है या अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, उन पदार्थों का संचय करना, उनका संघनन करना, उनकी पैकेजिंग करना और उनको ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता दिखाने का कार्य ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। यानी इसके अंदर जो आप देख रहे हैं स्मॉल वेसिकल्स और बड़े वेसिकल्स हैं, जो आशय हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, उनको पैकिंग कर भेजने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, ये लाइसोसोम्स बनाने का कार्य भी करता है। हम जानेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होता है। तो इस प्रकार के कई गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका के अंदर अंत्यद्रव्य जालिका के साथ में हमें दिखाई देते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय फ्लेमिंग, आल्टमान और कॉलिकर को जाता है और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर अपन बात करें तो दोहरी झिल्ली का ये कोशिकांग है, यानी ये बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। होता क्या है कि जब हम या पौधे को भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होने के बाद में रक्त के माध्यम से वह भोजन या जो न्यूट्रिशन है वह कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में उस भोजन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ग्लूकोज से या भोजन से ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन करना, जो कि एटीपी के रूप में होती है, यह कार्य कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जगह जगह पर बिखरे रहते हैं और इनमें ही फिर कोशिकीय श्वसन होता है और एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। अगला जो अंग है वो क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या होते हैं? छोटे छोटे थैले होते हैं जिन्हें आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। ये लाइसोसोम्स कोशिकाओं में जो नष्ट होने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इनके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये उन अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कई स्थितियों में जब कोशिका को भोजन नहीं मिलता है या वह नष्ट होने के नज़दीक आ जाती है तो ये लाइसोसोम्स यानी आत्मघाती थैलियाँ फट जाती है और कोशिका की मृत्यु का कारण बनती हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। अगला जो जंतु कोशिका की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक कोशिकांग और पाया जाता है, तारक काय, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका में जगह जगह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स केंद्रक झिल्ली पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर, गोल्जी बॉडी पर और कोशिका द्रव्य में जगह जगह पर इस प्रकार बिखरे रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म कोशिकांग हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ छोटी छोटी रिक्तिकाएँ जंतु कोशिका में, वैसे रिक्तिकाएँ बहुत कम होती हैं पर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसका पादप कोशिका के साथ में, क्योंकि कुछ अंग ऐसे होते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका की अगर अपन बात करें तो पादप कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली ना होकर कोशिका भित्ति होती है। यानी जो पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जीव द्रव्य कला जिसको हम कहते हैं, उसके बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और मृत होती है। हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है ये जीवित कोशिकांग है, जबकि कोशिका भित्ति क्या होती है? ये कोशिका का मृत भाग है, सेल्यूलोज का बना होता है। कवकों के अंदर ये काइटिन की बनी होती है।
तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो इन दोनों का एक प्रमुख अंतर भी, इसको भी हम नोट करते जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, जो रिक्तिका जो थी, वैक्यूल जो थी, वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्र क्या होता है, साइड में किनारे चला जाता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, अगर हम अंतर की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, यहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ पर रिक्तिका बड़ी होती है, यहाँ पर रिक्तिका, जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो नहीं होती है या छोटी होती है। पादप कोशिका की रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक किनारे पर होता है। वही दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है केंद्रक, सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे। इसके अतिरिक्त इसमें एक महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब इसमें सेम ऐसे ही रहेगा। सेंट्रोसोम हमें यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें एक और महत्वपूर्ण अंग मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बात करते हैं कि ये लवक होते हैं। क्या होते हैं, लवक। लवक फिर दो तरह के होते हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक वे जो रंगीन होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक हरे कलर का होता है। अवर्णी लवक का अपना कोई कलर नहीं होता है। तो यहाँ पादप कोशिका में जब अपन हरित लवक की बात करते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि हरित लवक पादप कोशिका का विशिष्ट गुण है। जंतु कोशिका में हरित लवक हमें नहीं मिलते हैं। हरित लवक पादप कोशिका के लिए प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग करते हुए इस हरित लवक में एक पदार्थ होता है पर्णहरित, ये सब मिलकर हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, यानी कोशिका के भोजन का, पादपों के भोजन का, इस पूरी सृष्टि के भोजन का निर्माण हरित लवक में होता है या इसकी वजह से होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फिर ये कोशिकाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः तो हमने पढ़ी लिया, दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। उसका अंतर भी हमने देख लिया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। पादप कोशिका की जो वैक्यूल होती है, जिसको अपन कहते हैं जल की जो रिक्तिका होती है, वो बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो यह है, कोशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आदिम प्रकार की कोशिका होती है जिसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। दूसरा इसका क्या अंतर है कि दोहरी झिल्ली के जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब इसमें नहीं पाए जाते, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख जो है इसके अंतर हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये उच्च श्रेणी के पादप और जंतुओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका है, प्रोटोजोन्स हैं, उनमें पाई जाती है। यहाँ पर हम एक बच्ची ने एक चित्र बनाया है, उसको भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सी कोशिका है। जी हाँ, ये पादप कोशिका है, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी वैक्यूल दिखाई दे रही है। देखिए, लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस
राइबोसोम छोटे छोटे, सेल वॉल दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का दिखना ये बता रहा है कि ये पादप कोशिका है। सेल वॉल यहाँ पर दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारांश में कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार, कोशिकांग के बारे में बहुत शॉर्ट में हमने जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ बच्चों, जो प्रायोगिक रूप से हमने कोशिका को आज देखा है, इससे हमारे दिमाग में ये चीज़ तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका से जीवों का शरीर बनता है और इनकी संख्या शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, यानी छोटी छोटी होती है, और इनका आकार भी बहुत छोटा होता है कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। आपने देखा प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा था? कोशिका के हरित लवक में। श्वसन कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का निर्माण कहाँ हो रहा था? अंतःद्रव्य जालिका, उसको पैकेजिंग का काम कौन कर रहा था? संग्रहण संचयन का काम कौन कर रहा था? गोल्जी बॉडी कर रही थी। जो आनुवंशिक लक्षण हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? जो केंद्र के अंदर गुणसूत्र है, उस पर जो जीन है वो कर रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण का काम में कौन उपयोगी है? राइबोसोम्स है। तो इस प्रकार से जब हम कोशिका के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे लिए याद करना आसान होता है और हमारे मन में एक धारणा बनती है कि जब कभी कोशिका का नाम आए तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये शरीर की संरचनात्मक इकाई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने साथियों के साथ साझा करेंगे और ऑथेंटिक ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।